स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 12वीं और कक्षा 12वीं का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बजट को पढ़ेंगे। बच्चों, कल्पना कीजिए मेरी एक मित्र हैं और उन्हें एक कार खरीदना है, लेकिन जब वो कार देखने जाती हैं तो वो कहती हैं यह तो मेरे बजट के बाहर है। या कभी कभी हम घर में भी सुनते हैं, हमारे पेरेंट्स बात करते हैं कि इस बार का तो बजट बिगड़ गया। समटाइम हम ये भी देखते हैं कि हम ये सुनते हैं इस साल तो सरकार ने बहुत अच्छा बजट दिया। तो बजट के संबंध में जब हम इतनी सारी बातें सुनते हैं, हमें शब्द तो पता है कि बजट होता है, लेकिन बजट होता क्या है इसे अभी हम नहीं जानते। तो बच्चों, आज हमारा जो विषय है वह है बजट और सरकारी बजट क्या है और साथ ही साथ में सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था से कैसे संबंधित है। सबसे पहले हम बात करते हैं बजट क्या है। बच्चों, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच के बजट शब्द से हुई है। इसका अर्थ है एक लाल रंग का चमड़े का थैला। सर्वप्रथम जब बजट प्रस्तुत किया गया तब वह एक लाल रंग के थैले में रख कर के प्रस्तुत किया गया था। वास्तव में बजट एक प्रपत्र या एक कागज पे लिखा हुआ वह आय व्यय का विवरण है जिसे बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो क्योंकि यह लाल थैले में रखकर प्रस्तुत किया गया, इसलिए इसको हमने बुगेट के आधार पर बजट की संज्ञा दी। वास्तव में बजट जो है वह एक लिखा हुआ वह प्रपत्र है, वह लिखा हुआ आय और व्यय का ब्यौरा है जो एक निश्चित समय अवधि में हमारी प्राप्त की हुई आय और उसके खर्चों को बताता है। हम सभी देखते हैं हमारे परिवार में भी आय के निश्चित स्रोत हैं, वहीं हमारे कुछ निश्चित खर्चे भी हैं और कभी कभी उन अनिश्चित खर्चों को भी हमें पूरा करना पड़ता है जो पहले से तय नहीं है। और इसके लिए हम अस्थायी रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आय और व्यय को निर्धारित कर लेते हैं। तो यह भी तो बजट है, यही बजट है और हम कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इसमें संलग्न होते हैं। हर परिवार, हर फर्म, हर संस्था और हर कंपनी के द्वारा कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आय व्यय का विवरण तैयार किया जाता है। इसी को हम बजट कहते हैं। जिस प्रकार एक परिवार, एक फर्म या कंपनी अपनी आय व्यय को एक बजट के रूप में तैयार करती है, वैसे ही किसी भी देश की सरकार उनके प्राप्त आय और उनके खर्चे क्या हुए हैं उन्हें भी एक विस्तृत ब्यौरे के रूप में तैयार करती है, जिसे हम सरकारी बजट कहते हैं। भारत में भी सरकार के द्वारा बजट तैयार किया जाता है। केंद्र सरकार केंद्र के लिए और वहीं प्रत्येक राज्य सरकार राज्यों के लिए बजट तैयार करती है। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझ रहे हैं सरकारी बजट क्या है। बच्चों, हम सभी देखते हैं कि हमारी सरकार के द्वारा प्रत्येक व्यवस्था के लिए या फिर जनता की भलाई के लिए या फिर सुचारू रूप से शासन चलाने के लिए कई प्रकार के खर्चों को पूरा किया जाता है। हम देखते हैं कि सरकार हमारे लिए कई प्रकार के विकासात्मक खर्चे, परियोजना संबंधी खर्चे और सामान्य खर्चों को पूरा करती है। इन सामान्य खर्चों के लिए सरकार के पास आय भी कहीं ना कहीं से प्राप्त होती होगी और हम देखते हैं कि हमारे द्वारा दिए गए टैक्स या फिर हमारे द्वारा दिए गए शुल्क, ऐसी कई राशियां हैं जो सरकार को प्राप्त होती हैं, जो सरकार की प्राप्तियां कहलाती हैं। तो सरकार जब अपनी इन आय और उनके द्वारा किए गए खर्चों का लेखा जोखा एक ब्यौरे के रूप में तैयार करती है, इसे हम सरकारी बजट कहते हैं। और प्रत्येक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इस बजट को संसद पटल पर रखना आवश्यक होता है। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में बजट संसद में वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति जी के अनुमोदन के बाद तथा संसद के दोनों सदनों में इस बजट के पास होने के बाद और अगर कोई इसमें संशोधन है, उन संशोधनों के होने के बाद यह बजट जनता में या फिर सार्वजनिक रूप से पारित कर दिया जाता है। हमने यह देखा कि सरकार बजट बनाती है, पर हमारा प्रश्न अब यह आएगा कि सरकार बजट क्यों बनाती है। तो सरकार के बजट बनाने के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। जैसे एक उद्देश्य इसका हो सकता है आर्थिक विषमता को कम करना। हम देखते हैं कि किसी भी एक अर्थव्यवस्था में, या अगर हम भारत की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं दो वर्ग हमें दिखाई देते हैं, निर्धन वर्ग और धनी वर्ग।
तो यहाँ पर निर्धन वर्ग और निर्धन ना हो, धनी वर्ग और धनी ना हो, यह आर्थिक विषमता कम हो सके। इस विषमता को दूर करने के लिए सरकार अपनी आय और व्यय का व्यवस्था इस प्रकार से करती है कि यह आर्थिक विषमता दूर हो सके। तो आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए सरकार बजट बनाती है। वहीं साथ ही साथ में इसका दूसरा उद्देश्य यह हो सकता है, सरकार के कई सारे सार्वजनिक उपक्रमों का संचालन प्रॉपरली हो सके। सरकार कई सारे सार्वजनिक उपक्रमों का संचालन करती है और इनके संचालन के माध्यम से वह देश की जनता की आवश्यकताओं को पूरा करती है। इनका भली भांति संचालन हो सके, इसके लिए सरकार बजट में इनके लिए कुछ निर्धारित प्राप्तियों और भुगतानों को तय करती है। इसके साथ ही साथ में सरकार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य और होता है और वह होता है आर्थिक विकास। प्रत्येक देश विकसित होना चाहता है और इस विकास की होड़ में वह यह चाहता है कि उनके आय व्ययों का प्रबंध इस प्रकार से हो सके कि उनका देश तीव्र गति से विकास कर सके। इसके अतिरिक्त सरकार कई सारी योजनाओं का संचालन करती है। उन योजनाओं को पूरा करने के लिए, उन पर प्रॉपर खर्च मेंटेन करने के लिए और उनके आय के स्रोतों को जुटाने के लिए भी सरकार बजट में इनकी व्यवस्था करती है और इस योजनाओं को पूरा करने के लिए भी कहीं ना कहीं सरकार बजट तैयार करती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारत में जहां बेरोजगारी का स्तर बढ़ रहा है, तो सरकार के सामने एक और नया चैलेंज आता है, रोजगार के नए अवसरों को सृजित करना या रोजगार के नए अवसर की व्यवस्था करना। तो सरकार बजट बनाने के जब उद्देश्य तय करती है तो उसमें एक उद्देश्य यह भी होता है कि कहीं ना कहीं नए रोजगार के अवसरों को सृजित करना। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में, और अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था का उदाहरण लें, तो यहाँ पर विकास संतुलित हो सके, न केवल प्राइवेट सेक्टर, न केवल गवर्नमेंट सेक्टर, बल्कि इन दोनों सेक्टर्स का मिलाकर संतुलित विकास हो सके और इनमें तेजी आ सके, इसके उद्देश्य से भी सरकार बजट तैयार करती है। बच्चों, अब हम जानते हैं बजट के संघटक क्या हैं, यानी कि बजट के तत्व क्या हैं। इसका तात्पर्य ये होगा कि सरकार के बजट में हम किन चीज़ों को शामिल करते हैं। जैसा कि पूर्व में हमने देखा कि बजट आय और व्यय का ब्यौरा है, तो बजट में हम आने वाली चीज़ें, प्राप्तियों और व्यय यानी भुगतानों को शामिल करते हैं। सरकारी बजट के संघटक के रूप में हम यहाँ पर देख रहे हैं, बजट के संघटक में हम एक और बजट की प्राप्तियों और दूसरी ओर बजट के व्ययों को दर्शाते हैं। बजट की प्राप्तियों में हम दो प्रकार की प्राप्तियों को लेते हैं, एक राजस्व प्राप्तियां और दूसरा पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां होंगी जो किसी प्रकार की परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करती और किसी भी प्रकार की सरकार की देयताओं को भी उत्पन्न नहीं करती। वहीं पूंजीगत प्राप्तियां वे प्राप्ति होंगी जिनकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आती है। ऐसे ही जब हम व्यय की बात करते हैं तो बजट व्यय में भी हमने दो संघटकों को लिया हुआ है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय वे व्यय होंगे जो सरकार को अपने हमेशा के खर्चों को पूरा करने के लिए प्रदान करने होते हैं और इनसे किसी प्रकार की परिसंपत्तियों में कमी नहीं आती और ना ही परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है। जैसे वृद्धावस्था पेंशन देना, छात्रवृत्ति देना, ये ऐसे व्यय हैं जिनसे किसी प्रकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी या वृद्धि नहीं होती। वहीं हम पूंजीगत व्यय की बात करें तो पूंजीगत व्यय वे व्यय होंगे जिससे किसी न किसी प्रकार से सरकार की कुछ परिसंपत्तियों में कमी आए, जैसे ऋणों का भुगतान करना, ऋण पत्रों का शोधन करना। चलिए बच्चों, अब हम इन सारे संघटकों को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ रहे हैं प्राप्ति पक्ष की तरफ। हम देख रहे हैं बजट के संगठनों में बजट की प्राप्तियाँ, और बजट की प्राप्तियों में भी सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं राजस्व प्राप्तियाँ। सबसे पहले राजस्व प्राप्तियों का तात्पर्य हम समझेंगे। राजस्व प्राप्तियाँ यह रेवेन्यू रिसीप्ट कहलाते हैं और यह वह प्राप्तियाँ हैं जो सरकार के लिए हमेशा प्राप्त होने वाली प्राप्तियों की श्रेणी में रखी जाती हैं।
इसमें सरकार की किसी प्रकार की कोई संपत्ति या देयता उत्पन्न नहीं होती है। इनके उदाहरणों में सबसे पहले है आयकर, दूसरा है धन कर, तीसरा है किसी प्रकार के शुल्क की वसूली और इसके अतिरिक्त सेवा कर, बिक्री या व्यापार पर कर, उत्पादन शुल्क। तो इस प्रकार यह सारे जो हैं वह रेवेन्यू रिसीप्ट के उदाहरण हैं। हम रेवेन्यू रिसीप्ट को एक और नाम से जान सकते हैं जिसे हम आगम प्राप्तियां कहते हैं, और आगम का तात्पर्य है वह राशि, वह प्राप्तियां जो सरकार को निरंतर प्राप्त होती रहती हैं। बच्चों, सरकार की आय के स्रोतों में सबसे बड़ा स्रोत कर से प्राप्तियां हैं, और कर को हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वह कर है जो जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाए और अगर अंतरिम रूप से वही व्यक्ति उसका भुगतान करे, वह किसी और पर उसको आरोपित न करे, ऐसे कर को हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे आयकर। आयकर एक ऐसा कर है जिस व्यक्ति की आय उत्पन्न हुई है वह व्यक्ति ही उस कर के भुगतान को करने के लिए दायित्व को निभाएगा या उसके दायित्व को वहन करेगा। वहीं अप्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर है जिसमें कर की देयता किसी एक व्यक्ति पर उत्पन्न होती है लेकिन उसका भुगतान कोई दूसरा व्यक्ति करता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से जब कर का भुगतान किसी एक व्यक्ति पर आरोपित हो लेकिन उसका भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाए, इसे हम अप्रत्यक्ष कर कहेंगे। जैसे हम सभी देखते हैं कि वस्तुओं की बिक्री पर जो कर लगाए जाते हैं उनको अप्रत्यक्ष करों की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि यह लगाए तो जाते हैं वस्तुओं के निर्माण या बिक्री के लिए, लेकिन अंतरिम रूप से इसका भुगतान कौन करता है? उपभोक्ता। तो यह अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आएगा। कर के अतिरिक्त सरकार और दूसरे स्रोतों से जो आय प्राप्त करती है उसे हम गैर कर प्राप्तियों की श्रेणी में रखते हैं। इसके अंतर्गत कुछ शुल्क इत्यादि को हम शामिल करते हैं। हम सभी देखते हैं जब हम किसी सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ शुल्क देकर हमें उस सुविधा या उस सेवा का लाभ प्राप्त होता है। यह शुल्क सरकार की प्राप्ति का एक स्रोत है। इसके अतिरिक्त सरकार कुछ जुर्माने या कुछ दंड की व्यवस्था इत्यादि करती है और मौद्रिक रूप से इनके लिए कुछ न कुछ राशि को वसूल करती है। यह भी सरकार की आय प्राप्ति का एक स्रोत है। इसके अतिरिक्त कुछ निश्चित कार्यों के लिए सरकार लाइसेंस और फीस की व्यवस्था भी करती है। तो जब उन कार्यों को हमें पूरा करना है तो हमें संबंधित कार्य को पूरा करने के लिए लाइसेंस लेना होता है और लाइसेंस के लिए कुछ ना कुछ शुल्क सरकार को प्रदान करना होता है। कभी कभी कुछ वस्तु स्थितियों के लिए भी सरकार फीस इत्यादि की वसूली करती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण, जैसे अगर हमें कोई मेडिकल स्टोर शुरू करना है तो उस मेडिकल स्टोर को खोलने के लिए हमें एक लाइसेंस लेना होगा। जब हम किसी गाड़ी को रोड पर लाते हैं तो उसके लिए हमें एक ड्राइविंग लाइसेंस लेना होता है। इसके अतिरिक्त जब हम हमारे द्वारा उत्पादित वस्तुओं को किसी बाहरी देश में बेचना चाहते हैं तो हमें सरकार से परमिशन लेनी होती है। इसके रूप में सरकार हमसे कुछ शुल्क वसूल करती है और यह भी सरकार की प्राप्ति का एक बड़ा स्रोत माना जाता है। अभी हमने प्राप्तियों पक्ष को देखा, अब हम व्यय पक्ष की तरफ चलते हैं। हम सभी देखते हैं कि जब हम अपने सार्वजनिक जीवन में रोड पर निकलते हैं तो इन रोड का निर्माण किसने कराया, या फिर जब हमें कभी चिकित्सा की आवश्यकता होती है और हम किसी सरकारी अस्पताल में जाकर इलाज उपलब्ध करा लेते हैं तो यह अस्पताल का निर्माण किसने कराया। जब हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है और हम रेल के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं तो यह रेल का संचालन किसने किया या कौन कर रहा है। साथ ही साथ जब हम ऐसे ही कई सारी सार्वजनिक स्थितियों को देखते हैं तो इन पर खर्च वास्तव में कौन कर रहा है। इसका उत्तर होगा इन सारे खर्चों को सरकार वहन करती है और यही सारे खर्चे सरकारी व्यय या बजट व्यय कहलाते हैं। सरकार के द्वारा किए गए इन व्ययों को भी हम दो दृष्टिकोण से पढ़ते हैं। पहला था हमारा आगम व्यय जिसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, और दूसरा हमारा था पूंजीगत व्यय जिसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देख रहे हैं आगम व्यय।
आगम व्यय वे होंगे जो आवर्तक प्रवृत्ति के हों, यानी जिनकी आवृत्ति समय समय पर होती रहे। जैसे सरकार कुछ ऐसे व्यय करती है जो उसके रूटीन एक्सपेंडिचर्स हैं और जिसे सरकार को समय समय पर दोहराना पड़ता है। जैसे सरकारी विभागों में काम कर रहे व्यक्तियों को वेतन देना, वृद्धावस्था पेंशन उपलब्ध कराना, ये कुछ ऐसे व्यय हैं जो सरकार को नियमित रूप से करने होते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनका संचालन सरकार करती है, तो उसके संचालन के संबंध में किए जाने वाले व्यय, ये सारे व्यय राजस्व व्यय की श्रेणी में आते हैं। और क्योंकि इनकी आवृत्ति होती रहती है, इसीलिए इसे हम आगम व्यय भी कहते हैं। राजस्व व्यय के उदाहरणों में हम कई और उदाहरणों को भी शामिल कर सकते हैं, जैसे प्रशासनिक व्यय, सुरक्षा पर किया गया व्यय, स्वास्थ्य संबंधी क्रियाओं पर किया गया व्यय इत्यादि। ये सभी वे उदाहरण हैं जो सरकार कहीं ना कहीं नियमित रूप से जिन पर खर्च करती रहती है। आइए अब हम देखते हैं पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय वे व्यय होंगे जो आवर्त श्रेणी के नहीं हैं, यानी कि जिनकी आवृत्ति बार बार नहीं होती और जिनकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आती है। पूंजीगत व्यय अनावर्तक प्रवृत्ति के होते हैं, तो यह व्यय नियमित रूप से न होकर के आवश्यकता के अनुसार कभी कभी किए जाते हैं। इन व्ययों को पूरा करने से सरकार की कुछ परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और उसके दायित्वों में कमी आती है। जैसे सरकार के द्वारा पुल का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण करना, विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना करना या फिर नए सार्वजनिक उपक्रमों को लगाना। ये ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्हें सरकार आवश्यकता के अनुसार अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानों में इनको पूरा करती है। इसके साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार जब राज्य सरकारों को अनुदान प्रदान करती है, इसे भी हम पूंजीगत व्यय की श्रेणी में रखते हैं। बच्चों, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्ययों को हम दो और माध्यमों से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे कि राजस्व व्यय और जो पूंजीगत व्यय हैं वे क्या योजनाओं से संबंधित हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत की आज़ादी के बाद हमने कई सारी पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया और उन योजनाओं के तहत हमने निरंतर विकास की तरफ अपने आप को अग्रसित किया है। इन विकास पर किए गए खर्चों को हम योजनागत व्यय कहते हैं। इसके अतिरिक्त वे व्यय जो इन योजनाओं पर खर्च न किए जाएं, उन्हें हम गैर योजना व्यय कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले है योजनागत व्यय। ऐसे व्यय जो पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित हैं और जो पंचवर्षीय योजनाओं पर खर्च किए जा रहे हैं, ऐसे व्ययों को योजना संबंधी व्यय की श्रेणी में रखा जाएगा। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि व्यवस्था में सुधार लाना था और इसके संबंध में जो भी व्यय किए गए वे सारे व्यय योजना संबंधी व्यय कहलाएंगे। अगर किसी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, नए रोजगारों को सृजित करना होगा, तो इसके संबंध में जो भी व्यय किए जाएंगे वे सभी योजना संबंधी व्यय कहलाएंगे। इसके अतिरिक्त योजना के अलावा व्यय जो हमेशा किए जाएं, जिनका संबंध किसी योजनाओं से नहीं है, उन्हें हम गैर योजना व्यय कहेंगे। सरकार प्रति वर्ष स्वास्थ्य सुविधाओं पर, शिक्षा पर, इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में कई प्रकार के व्ययों को पूरा करती है और जिन्हें कहीं ना कहीं वह बजट में स्थान देती है। यह क्योंकि योजना के संबंध में नहीं है पर निरंतर होने वाले व्यय हैं, इसीलिए इसे हम गैर योजनागत व्यय कहते हैं। बच्चों, बजट की इन सारी चीज़ों को समझने के बाद, बजट के सारे स्रोतों को समझने के बाद, उसके आय व्ययों को जान लेने के बाद अब हम एक नई चीज़ जानना चाह रहे हैं और वो है, क्या बजट एक ही प्रकार का होता है? तो हमारा प्रश्न होगा नहीं। हम बजट को दो श्रेणियों में रख सकते हैं, संतुलित बजट और असंतुलित बजट। संतुलित बजट को हम संतुलन शब्द से समझ सकते हैं और संतुलन का मतलब होता है बैलेंस्ड, यानी कि बराबर होना। तो ऐसा बजट जिसमें आय और व्यय यानी प्राप्तियां और सारे भुगतान या व्यय बराबर हो, ऐसे बजट को हम संतुलित बजट कहेंगे। यानी सरकार द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा बजट जिसमें सरकार की समस्त प्राप्तियां समस्त व्ययों के बराबर हों, उन्हें हम संतुलित बजट कहते हैं। परंतु वास्तव में ऐसी स्थिति होती नहीं है। वास्तव में कहीं ना कहीं प्राप्तियां भुगतान से या भुगतान प्राप्तियों से ज़्यादा होते हैं। तो दूसरा प्रकार हमारा होगा असंतुलित बजट।
असंतुलित बजट जब प्राप्तियां और भुगतान बराबर न हो, इसे हम असंतुलित बजट कहेंगे। असंतुलित बजट की दो श्रेणियां होंगी, एक अतिरिक्त बजट जिसे हम एक्सेस बजट कहेंगे और दूसरा है घाटे का बजट जिसे हम डेफिसिट बजट कहेंगे। अतिरिक्त बजट जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा कोई बजट जिसमें प्राप्तियां अधिक हो लेकिन व्यय कम हो, उसे हम अतिरिक्त बजट कहेंगे। यहाँ पर हमें अतिरिक्त प्राप्तियां प्राप्त हो रही होती हैं। दूसरा जो घाटे का बजट है, यह वह स्थिति है जहाँ पर सरकार के द्वारा किए गए व्यय अधिक हैं लेकिन उनके प्राप्ति के स्रोत कम है या प्राप्तियां कम है, इसे हम घाटे का बजट कहेंगे। 1930 की महामंदी के बाद संतुलित बजट की कई प्रकार से आलोचना हुई और संतुलित बजट की आलोचना के बाद प्रोफेसर कीन्स ने यहाँ पर कहा कि असंतुलित बजट कहीं ना कहीं महामंदी के दौर से निकालने में ज़्यादा कारगर है और यहाँ पर असंतुलित बजट को प्राथमिकता दी गई। असंतुलित बजट में हमने जहाँ दो बजट को देखा, एक हमारा था अधिक का बजट जिसे हम अतिरिक्त बजट या सरप्लस बजट के रूप में जानते हैं। सरप्लस बजट भी वह स्थिति है जहाँ पर हमारी आय ज़्यादा होती है और हमारे व्यय कम होते हैं, परंतु वर्तमान समय में किसी भी सरकार के द्वारा इस प्रकार का बजट दे पाना संभव नहीं होता। उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और कई प्रकार के ऐसे दायित्व होते हैं कि इनकम की संभावना या बचत की संभावना कम हो जाती है और प्राप्तियों की तुलना में व्यय बढ़े हुए होते हैं। तो वर्तमान में हम घाटे का बजट या फिर डेफिसिट बजट को ही देखते हैं और यही बजट जो है वो सामने प्रस्तुत किया जाता है। घाटे का बजट सरकार के द्वारा मंदी की स्थिति में प्रस्तुत किया जाए, कीन्स ने इसकी सिफारिश की है और कीन्स का कहना यह है कि मंदी की स्थिति में घाटे का बजट सर्वोत्तम है। घाटे के बजट को मंदी की स्थिति में अपनाने के पीछे कुछ कारण बताए गए हैं। जैसे अगर घाटे का बजट आता है तो यह अधिक सरकारी व्यय को शो करता है, अधिक विनियोगों को दर्शाता है, वहीं अधिक रोजगार, अधिक आय और अधिक बचत एवं उपभोग को दर्शाता है, जो कहीं ना कहीं हमारे अर्थव्यवस्था के विस्तार को गति देता है। बच्चों, आज की कक्षा में हमने बजट के मुख्य तत्वों और बजट के प्रकारों को देखा। अगली कक्षा में अब हम जान पाएंगे कि बजट कैसे तैयार किया जाता है, इसे प्रस्तुत कैसे किया जाता है और बजट के घाटे की पूर्ति किस प्रकार से होती है। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।